औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ये तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है मैदे के लिए। और आजकल मैदे के जितने मसाइल हैं तकरीबन सारे लोग ही मैदे की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल जो मैदे की बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए मेन स्टे जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनमें काफ़ी अरसे से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ पाई जाती हैं, जिनमें ओमेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल, लेंसोप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल और अब डेक्सलेंसोप्राज़ोल जो है वो मार्केट में लॉन्च हो गई है। सो आज मैं आपसे डेक्सलेंसोप्राज़ोल के हवाले से बात करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह के तमाम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में आप जानते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप जो है उसको ब्लॉक करता है। और इसकी वजह से जो है तो जो गैस्ट्रिक जो एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जो पेराइटल सेल्स हैं, उनसे एसिड की सिक्रीशन बंद हो जाती है। और इस तरह से जो है तो ये मैदे की तेजाबियत को कंट्रोल करता है। और जो पेप्टिक अल्सर के मरीज हों जिनके मैदे की तेजाबियत जो है वो उनके मैदे के लिए नुकसानदेह होती है, सो उन लोगों में इसका ये मैकेनिज्म काम आता है। और जब मैदे की तेजाबियत कम होती है, ख़त्म होती है, बंद होती है, तो इस वजह से मैदे का पीएच जो है वो बढ़ जाता है। और अगर पेप्टिक अल्सर हो उसकी हीलिंग में आसानी रहती है। और अगर अल्सर ना भी हो तो जो मैदे की तेजाबियत की वजह से हार्ट बर्न होता है, या उसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो होता है, या इसके अलावा जो आपको एसिडिटी फील होती है, इसके ये जो सिम्टम्स हैं वो डेक्सलेंसोप्राज़ोल या पीपीआईज के साथ वो कम हो जाते हैं। डेक्सलेंसोप्राज़ोल के हवाले से अगर बात की जाए तो ये एक लॉन्ग एक्टिंग पीपीआई है जो कि तकरीबन 24 आवर्स तक इसका जो ड्यूरेशन है वो रहता है। और इसकी डोजेज जो है ये 30 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम की टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। सो नॉर्मल कंडीशंस जो है, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस में इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो 30 मिलीग्राम पर 24 आवर्स यानी ओडी डोज में दिन में एक दफ़ा आप इसको माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस में ले सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो, पेप्टिक अल्सर हो, रिकरेंट पेप्टिक अल्सर हो, या आपकी जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर हो, सो इस सूरत में 60 मिलीग्राम टैबलेट का इस्तेमाल भी दिन में एक दफ़ा किया जा सकता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़वातीन हज़रात बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के हैं कि इसको ज़्यादा अरसे के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका यूज़ जो है वो 2 से 4 हफ्ते के लिए आपको करना पड़ता है। जो एच पाइलोरी एरेडिकेशन थेरेपी है उसमें तकरीबन 6 हफ्तों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या पेप्टिक अल्सर के जो मरीज़ हैं वो 6 हफ्तों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अरसे तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल जो है वो आपके मैदे के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि उससे इरिवर्सिबल एक क्लोराइड्रिया होता है और आपके जो पेराइटल सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से एट्रोफिड होके वो सूख जाते हैं और आपकी मैदे की जो नॉर्मल तेजाबियत है वो भी ख़त्म हो जाती है। सो जिस भी दवाई का आप इस्तेमाल करते हैं उसका ड्यूरेशन जो है वो आपका डॉक्टर मुतय्यन करता है। और बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई आप वक्त से ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर दवाई के लिए एक ड्यूरेशन होती है कि आप उस ड्यूरेशन तक किसी खास दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अरसे के लिए दवाइयाँ दरकार हैं तो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन सी ऐसी दवाई है जो कि सेफ अल्टरनेटिव है और आप सेफली ज़्यादा अरसे तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वही साइड इफ़ेक्ट्स डेक्सलेंसोप्राज़ोल के साथ भी एसोसिएटेड है। और इसके साथ जो है तो मतली आना या डायरिया हो जाना, या इसके साथ जो है तो अगर ज़्यादा अरसे के लिए आप इसका इस्तेमाल करें तो आप एक क्लोराइड्रिया की वजह से जो है बदहज़मी का शिकार हो सकते हैं। सो इस सूरत में अगर आपको ज़्यादा अरसे के लिए कोई दवाई दरकार हो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। इसके ज़्यादा कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पीपीआईज और खुसूसन डेक्सलेंसोप्राज़ोल अगर आप ले रहे हैं तो आपको इसके पॉसिबल इंटरेक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके इंटरेक्शंस जो हैं, जो वारफरिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वारफरिन के साथ इसके इंटरेक्शन हैं। जो एंटीवायरल दवाइयाँ हेपेटाइटिस वगैरह के लिए आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ भी हो सकते हैं। जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैंक्विलाइजर्स आप यूज़ करते हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशंस जो आप यूज़ करते हैं, उसमें भी ये दवाइयाँ जो हैं ये इसके साथ इंटरेक्शन में आती हैं। और खुसूसन वो लोग जो रीनल ट्रांसप्लांट के बाद या लिवर ट्रांसप्लांट के बाद या अपनी किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी खुसूसन टेक्रोलिमस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, क्योंकि टेक्रोलिमस के साथ इसकी इंटरेक्शन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वो मरीज़ जो मीथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल करते हुए डेक्सलेंसोप्राज़ोल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये मीथोट्रेक्सेट के साथ इंटरेक्शन में आती है और एक दूसरे की जो
डोजेज है और एक दूसरे की जो एब्जॉर्प्शन है ये उसको अल्टर करती है। खुसूसन ये मीथोट्रेक्सेट की जो एब्जॉर्प्शन है उसको अल्टर करती है। तो अगर आप मीथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए या और किसी ऐसी बीमारी के लिए, सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डेक्सलेंसोप्राज़ोल का इस्तेमाल ना करें। कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो डेक्सलेंसोप्राज़ोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते? सो वो मरीज़ जिनको पीपीआई से या खुसूसन डेक्सलेंसोप्राज़ोल के कंटेंट से हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बस वो लोग होते हैं जिनको मुख्तलिफ दवाइयों से गुर्दे की बीमारियाँ जन्म लेती हैं उनकी, और उसमें एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एक जानलेवा बीमारी है। सो अगर किसी को एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हुआ हो, सो किसी और दवाई से भी हुआ हो, तो वो डेक्सलेंसोप्राज़ोल का इस्तेमाल करते वक्त ये ज़रूर देख लिया करें कि ये जो है तो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज कर सकती है। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह के पीपीआईज़ में आपको पता है कि सारी दवाइयाँ जो हैं तकरीबन माँ सिवाय रेबेप्राज़ोल के वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेबेप्राज़ोल एक सेफ़ अल्टरनेटिव है प्रेगनेंसी के लिए। उसके अलावा जो पीपीआईज़ आप इस्तेमाल करते हैं प्रेगनेंसी के खुसूसन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपको एहतियात से उसका इस्तेमाल करना है और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही करना है। कोशिश करें कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आप किसी दवाई का इस्तेमाल ना करें तो ये बहुत बेहतर है। इसी तरह जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी अगर उनको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन उनकी नहीं है और उनको ज़रूरत नहीं है, सो वो पीपीआईज़ की बजाय अगर जो एंटासिड सिरप्स हैं या एंटासिड टैबलेट्स हैं या सेफल अल्टरनेटिव लाइक फेमाटोडीन वगैरह है उसका अगर इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये पैगाम जो है ये आप लोगों तक पहुँचाएंगे और इससे आपको यकीनन ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और बहुत नॉलेज हासिल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।